हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट 2 है, जिसमें हम अर्थव्यवस्था के प्रकार देखेंगे और बहुत सारी टर्मिनोलॉजी देखेंगे, जिसमें राष्ट्रीय आय आएगी, आपकी जीडीपी आएगी और एनएनपी आएगा। तो कई सारे इसमें आपको टर्म्स देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगली 2 क्लासेस जो रहने वाली हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस पे फोकस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार की। तो अर्थव्यवस्था के जो प्रकार होते हैं वो 2 भागों में डिवाइड होते हैं। पहला होता है नियंत्रण के आधार पे और दूसरा विदेशी संबंधों के आधार पे। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है, नियंत्रण के आधार पे। नियंत्रण के आधार पे जो अर्थव्यवस्था का प्रकार होता है वो 3 तरह का होता है। पहला पूंजीवादी, या इसको उदारवादी या बाजार अर्थव्यवस्था बोलते हैं। इसी सेम अर्थव्यवस्था को, पूंजीवादी को, जिसको कैपिटलिस्ट बोलते हैं, और आपका उदारवादी हो गया लिबरल इकोनॉमी, और बाजार मतलब मार्केट अर्थव्यवस्था। तो ये तीनों एक ही अर्थव्यवस्था को बोला जाता है, वो चाहे पूंजीवादी बोलिए, उदारवादी बोलिए या बाजार अर्थव्यवस्था बोलिए। और दूसरा आपका जो है वो समाजवादी, या इसको स्टेट इकोनॉमी या राज्य अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तीसरा है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो भारत में यूज की जाती है वो है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब आपको स्टार्टिंग से बताता हूं। पूंजीवादी, उदारवादी या बाजार अर्थव्यवस्था का जो सिद्धांत दिया है ये एडम स्मिथ ने दिया है, जो कि अर्थव्यवस्था के पिता है। पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। ठीक है, और इनके हस्तक्षेप का सिद्धांत से निकल के आया है पूंजीवादी उदारवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसमें क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसमें जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में है ये निजी क्षेत्र को बढ़ावा देता है। सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट देता है ना वो निजी क्षेत्र को देता है। प्राइवेट सेक्टर मतलब जैसे कि कोई प्राइवेट कंपनी होगी, वो अपना फर्म डाल ली है, तो उसमें सबसे ज्यादा लाभ किसको जाएगा, जिसकी फर्म रहेगी, जिसकी कंपनी रहेगी। तो ये प्राइवेट सेक्टर को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाता है, ये जो अर्थव्यवस्था है इसमें। और ये है कहां पे, ये है यूएसए में, आपका कनाडा में। ठीक है, ये एग्जांपल दे रहा हूं, है बहुत सारे देश में, बट जो मेजर आपको दे रहा हूं, 2 एग्जांपल दे रहा हूं, एक यूएसए और दूसरा कनाडा। इनमें जो है ये प्राइवेट सेक्टर वाली पूंजीवादी ये अर्थव्यवस्था है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं समाजवादी या राज्य अर्थव्यवस्था की। इसका जो सिद्धांत दिया है वो कार्ल मार्क्स ने दिया है। ठीक है, दूसरा कार्ल मार्क्स ने दिया है। ये जो है ये कार्ल मार्क्स ने दिया समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये पूंजीवादी के विरोध में दिया था। क्योंकि पूंजीवादी में क्या होता था, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे उन्हीं को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता था। तो उसके विरोध में फिर कार्ल मार्क्स जी ने ये समाजवादी अर्थव्यवस्था निकाला। इसमें जो है पब्लिक को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो, इसलिए इसको निकाला गया। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ, पब्लिक सेक्टर के लोगों को। इसका उद्देश्य क्या था, जनता का भला करना। ठीक है, जनता के कल्याण के लिए इन्होंने ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है या जिसको राज्य अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ये इन्होंने दिया। इसका एग्जाम्पल है रसिया, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रसिया। ठीक है, तीसरी आपकी आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके इंडिया की है। इसका जो सिद्धांत दिया वो जेनकिंस जी ने दिया है। ये पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था को जो मिला के बनता है उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। इसमें पूंजीवादी और समाजवादी मीन्स की प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों इसमें है। प्राइवेट सेक्टर कैसे होगा, जैसे आपका गवर्नमेंट का आप कम्युनिकेशन में ही ले लो, तो बीएसएनएल हो गया आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सार्वजनिक संस्था बोल सकते हैं, पब्लिक सेक्टर की। और जियो आपका हो गया प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, तो इसमें दोनों काम कर सकते हैं। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था यही इंडिया की है, इसीलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया। और ये इंडिया सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका। इसका उद्देश्य क्या है, लाभ भी कमाना है और समाज का कल्याण भी करना है, दोनों काम करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं विदेशी संबंधों के आधार पे। तो 2 तरह की इकोनॉमी होती है, इसको बस एक ओवरव्यू इसका ले लीजिए। ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी, जिसको खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जो आयात निर्यात है वो आप कर सकते हैं इसलिए। बट जो क्लोज इकोनॉमी है उसमें आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है इसका उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में आप इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन सबसे हटके एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया,
तो इनके लिए यूज किया गया है शब्द कम्युनिस्ट इकोनॉमी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, जिसमें तानाशाही चलती है, या कहने के लिए नियंत्रण इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का है बट इसमें तानाशाही ही चलती है, तो इसको साम्यवादी अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी। ये कम्युनिस्ट नाम ही अपने आप में एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है जो कि तानाशाही पे आती है। दूसरी बात करें आप राष्ट्रीय आय की, अब यहां से आपका थोड़ा सा मेन टॉपिक शुरू होता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय देश के नागरिकों की जो आय होती है उसको राष्ट्रीय आय बोलते हैं। इसका मापन कैसे किया जाता है ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका मापन जो किया जाता है वो करता है केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, जिसको सीएसओ बोलते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। ये जो केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय हुआ था, इसमें कई बार क्वेश्चन बने हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका कार्यालय जो है नई दिल्ली में है। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1991 में, 1991 में इसकी स्थापना की गई थी, और 23 मई 2019 को जो ये सीएसओ है, सीएसओ में इसकी केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, इसको एनएसओ में चेंज कर दिया गया, जिसको केंद्रीय से राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय में कर दिया गया, ठीक है। अब ये बना कैसे, तो इसमें एनएसओ जो बना है वो सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय और एनएसएसओ से बन के बना है। एनएसएसओ मतलब नेशनल सैंपल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। ये दोनों से मिलके बना है आपका एनएसओ, बट जो अभी आपका देश का राष्ट्रीय आय का मापन है वो सीएसओ ही जारी करता है वर्तमान समय में भी, ठीक है। सर्वप्रथम मापन किसने किया था इसकी बात कर लें। भारत में सर्वप्रथम मापन जो है राष्ट्रीय आय का, उन्होंने दादा भाई नौरोजी ने किया था, और जो कि 1867 और 68 के बीच में किया था। इन्होंने एक बुक इन्होंने लिखी है, द पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। इसके अंतर्गत इन्होंने जो हर भारतीय की एक आय बताई थी वो 20 रुपए बताई थी उस टाइम पे, जब अंग्रेजों का राज था। 20 रुपए पर पर्सन, प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 20 रुपए थी, ठीक है। तो इन्होंने ये पूरा बता दिया था। बाकी इसके बारे में और बता रहा हूं मैं आपको। तो 1867 और 68 में प्रति व्यक्ति जो आय थी वो थी 20 रुपए। जो दादा भाई नौरोजी ने एक जो सर्वे किया था उसके अकॉर्डिंग उनका जो आया था, राष्ट्रीय आय मापन किया था सबसे पहले, तो आरएस 20 रुपए पर पर्सन था, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। दूसरा जो वैज्ञानिक विधि से सर्वप्रथम किया गया था राष्ट्रीय आय का मापन, वो VKRB राव जी ने किया था 1931 और 32 में, और जिसमें प्रति व्यक्ति आय जो ली गई थी वो 62 रुपए निर्धारित, मतलब आई थी कि 62 रुपए प्रति व्यक्ति आय आई थी 1931 और 32 में। 1949 में उसके बाद राष्ट्रीय आय समिति का गठन होता है, इसकी स्थापना की जाती है। इसके अध्यक्ष जो रहते हैं वो PC महालनोबिस जी रहते हैं, जो है इसके अध्यक्ष। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, एक तो इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं, दूसरा इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1949 में, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं, ये बहुत लोगों को पता होगी बट फिर भी मैंने डाल दिया है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भारत का जो वित्तीय समय है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, कई सारे एग्जाम में आपको यूपीएससी के देखने को मिल जाएगा। राष्ट्रीय आय मापने की विधियां जो है, बस आपको ये जानना है, ओवरव्यू आप देख लीजिए। राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियां हैं। पहला आय विधि, दूसरा व्यय विधि और तीसरा उत्पादन विधि। इन 3 विधियों से राष्ट्रीय आय को हम माप सकते हैं, ठीक है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, जीडीपी, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। अब सकल घरेलू उत्पाद, इसकी डेफिनेशन जो है इसके फुल फॉर्म में ही है। सकल मींस कुल मौद्रिक मूल्य, घरेलू मींस राष्ट्र की सीमा के अंदर किसी वस्तु या सेवा का के उत्पादन से जो मूल्य आता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो रहता है इंडिया का, ठीक है, भारत का। ये देश के अंदर की सीमा के अंदर जो प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट, ये सिर्फ उसको काउंट करता है, ठीक है। तो जीडीपी इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। सपोज की प्राइस किसी चीज की, एक पेन है, उसकी प्राइस है 20 रुपए, ठीक है, और उसकी क्वांटिटी बनती है 10, ठीक है। तो जीडीपी जो आपका हो जाएगा 20 इंटू 10 इक्वल टू 200, ये आपका जीडीपी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया जीडीपी। जीडीपी का रोल ये है ना कि ये उत्पादन की क्षमता को बढ़ाती है, जो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये उसको इंक्रीज करती है, जीडीपी का ये काम है। उसके बाद एनडीपी आएंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध मतलब इसमें जो हमारी हानि होती है, जो हम जैसे किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल हम लगा रहे हैं और भी बहुत सारी ब्रेकडाउन आ जाते हैं, तो वो सब इसमें कंसिडर नहीं होता है। इसमें टोटल हमारी जो निकली है, जितनी भी आउटपुट आया वो सारे कंसिडर होते हैं। बट नेट में जो है आपका मूल्य में कमी
ये डिक्लेयर होती है, उसमें मूल्य में कमी कंसीडर होती है। अगर हमारा ब्रेकडाउन आया तो वो कंसीडर होगा इसमें। अगर किसी भी चीज की वजह से उस मूल्य में कमी आती है तो कंसीडर होगी। बस यही है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, इसमें है घरेलू शब्द का है देश की सीमा में, वो चाहे देसी उत्पाद हो चाहे विदेशी उत्पाद हो, मतलब मीन्स की चाहे कोई फॉरेन का प्रोडक्ट बन रहा हो, किसी फॉरेन कंपनी ने इन्वेस्ट किया हो या इंडियन कंपनी ने इन्वेस्ट किया हो, तो इसमें चाहे देसी कंपनी हो चाहे विदेशी कंपनी हो, अगर देश की सीमा के अंदर वो प्रोडक्शन हो रहा है तो वो इसमें काउंट होगा। बट इसमें उसके मूल्य में कमी, उसके ब्रेकडाउन वगैरह सारे कंसीडर होंगे। ये हो गया आपका एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसको फॉर्मूले से देख लेंगे, एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस मूल ह्रास। मतलब ये जीडीपी के ही इक्वली है, सेम वही कंसीडर करता है, बट ये बस मूल्य ह्रास जो होता है, ठीक है, उसको ये माइनस कर देता है। जितनी भी चीजें मूल्य में कमी लाने वाले होती हैं उन सबको माइनस करता जाता है, चाहे ब्रेकडाउन हो गया या कोई और रीजन हो गया, वो इसमें माइनस हो जाता है। ठीक है, इसका जो कंसीडर करता है, ये मूल्य ह्रास जो बताता है, वो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय जो है वो इसको उसके बारे में जानकारी देता है कि मूल्य ह्रास कितना हुआ है इस बार देश का। ठीक है, देश में उत्पादों का। तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो ये आप नोट करके रखिएगा। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय जो है मूल्य ह्रास को बताता है, इंडिकेट यही देता है। ठीक है, यही निकालता है कि कितना मूल्य ह्रास इस बार हुआ है। दूसरा, एनडीपी का जो यूज है ये प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। उत्पाद की जो है क्षमता बढ़ाने के लिए जीडीपी, और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एनडीपी का यूज किया जाता है। फिर आते हैं नीचे जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सेम इसकी तरह इसमें ह्रास जो है कंसीडर नहीं होता है। इसमें जीडीपी प्लस फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, इसमें फॉरेन एक्सचेंज विदेशी निवेश भी ऐड होता है। मतलब हमारे जो देश का जीडीपी है प्लस फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी जो निवेश है वो भी हुआ। अब विदेशी निवेश को 3 भागों में बांटा गया है। एक प्रेषण में आ जाता है, एक कोई आप मान लीजिए दान के रूप में हो गया। प्रेषण मतलब हो गया कि जैसे कोई यहाँ का नागरिक है और भारत के बाहर किसी विदेश में कमा रहा है, तो वो वहां से अगर वहां की करेंसी को यहाँ भारत में भेजेगा, वो एक हो गया आपका प्रेषण। ठीक है, वो फॉरेन एक्सचेंज में इंक्लूड होगी। दूसरा हो गया कि जैसे कोई देश है, उसको हमने ब्याज पे उधार दे रखा है, तो उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है उस उधार देने से, वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज में आएगा। तीसरा ये है कि कोई और देश है जिसने हमारे ऊपर कृपा करके या दया करके हमें लोन दिया है, बट वो विदाउट इंटरेस्ट लोन दिया है, तो वो जो है, और कभी उसका हमें ना इंटरेस्ट जमा करना है ना उस उधार को चुकाना है, वो फॉरेन एक्सचेंज में आएगा। तो 3 तरह के फॉरेन एक्सचेंज आपके होते हैं। ठीक है, तो जीएनपी में आपके जीडीपी प्लस फॉरेन एक्सचेंज सारे आ जाएंगे। सेम एनएनपी आएगी, जैसे यहाँ पे शुद्ध घरेलू उत्पाद था, वैसे ही ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। इसमें मूल ह्रास जो है कंसीडर होगा बस। तो जहां पे जी लग जाएगा वहां पे मूल ह्रास नहीं कंसीडर होगा, ओवरऑल सब कुछ आएगा। और जहां पे एन लग जाएगा वहां पे मूल ह्रास जो है निगेटिव, या मींस निगेटिव याद रखिए कि जहां पे एनएनपी होगा, एनडीपी होगा, एन इंक्लूड हुआ तो वहां निगेटिव होगा। क्या? मूल ह्रास। जो कमी आती है, लागत में कमी आती है, वो वहां पे माइनस हो जाती है। तो सेम आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया जीएनपी माइनस मूल ह्रास। ठीक है, तो ये पूरा आपका यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, पर कैपिटा इनकम। तो प्रति व्यक्ति आय जो होती है, ये नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, जो एक राष्ट्र की आय होती है उसको डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तो हमारी निकल के आती है प्रति व्यक्ति आय। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं मुद्रास्फीति की, जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन अच्छा माना जाता है, डिफ्लेशन जो है वो थोड़ा सा खराब माना जाता है। इन्फ्लेशन मींस मुद्रास्फीति और डिफ्लेशन मींस अपस्फीति कह दो आप या मंदी कह दो। ठीक है, इसमें जॉब बढ़ती है आपकी और डिफ्लेशन में जॉब घटती है आपकी। इसमें उत्पादन कम होता है, इसमें उत्पादन ज्यादा होता है। इसमें डिमांड जो है ज्यादा होती है और सप्लाई भी एक तरह से आप कह लीजिए कि कम होती है या बराबर में होती है। तो इसमें ये रहता है, इसमें डिमांड कम होती है और सप्लाई ज्यादा होती है। तो ये आपका डिफ्लेशन हो गया। अब मुद्रास्फीति को सबसे पहला इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि मुद्रास्फीति उसको बोलते हैं जैसे किसी वस्तु या सेवा में लगातार उसकी लागत में वृद्धि हो रही हो। लगातार आप यहां पे देखेंगे, लगातार वृद्धि हो रही हो, प्राइस जो है लगातार बढ़ रहा हो किसी वस्तु या सेवा का, तो उसमें मुद्रास्फीति की कंडीशन रहेगी। ठीक है, मुद्रास्फीति 2 प्रकार के होते हैं, डिमांड पुल, एक कॉस्ट पुश, जिसको मांग जनित मुद्रास्फीति बोलते हैं और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो जो मांग जनित होता है, इसमें कुल मांग जो टोटल डिमांड होती है ये ज्यादा होती है कुल आपूर्ति से, मतलब कि सप्लाई कम होगी और टोटल डिमांड जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें हायर प्रोडक्शन होगा, उसकी सप्लाई को करने के लिए हायर जॉब निकलेंगी, मतलब सबसे ज्यादा जो जॉब निकलेगी वो इसमें निकलेगी। ठीक है, लागत प्रेरित क्या है? इसमें वस्तु या सेवा की जो लागत बढ़ती है उसकी वजह से लागत प्रेरित जो है मुद्रास्फीति वहां पे अकर होती है। ठीक है, जैसे मजदूरी बढ़ जाना, बिजली बढ़ जाना, परिवहन सेवा बढ़ जाना, तो ये सब जो है आपकी लागत प्रेरित माना जाएगा। ठीक है, मांग को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत पूछता है। जो डिमांड होती है, मांग, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पहला जनसंख्या वृद्धि, दूसरा कर वृद्धि और तीसरा निर्यात में वृद्धि। ये 3 कारक जो हैं वो डिमांड को प्रभावित करते हैं।
डिफ्लेशन आ गया आपका, सेम जैसे मैंने बताया खराब है, इसमें क्रय मूल्य जो होता है वो बढ़ जाता है आपका, उत्पादन कम होता है, जॉब डिक्रीज हो जाती है, डिमांड कम होता है, सप्लाई ज्यादा होती है, तो ये आपका ये बल्कि खराब माना जाता है डिफ्लेशन, ठीक है। अब इसमें दो जो जानने वाली बात है मुद्रास्फीति में आपको ये है, इसका मापन जो है ना वो दो विधियों से किया जाता है, इसके दो सूचकांक है इसको मापने के। पहला है, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं बड़ा कर देता हूं, इसमें थोक मूल्य सूचकांक है, मैं बोल देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला है थोक मूल्य सूचकांक और दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है ये 2014 में आरबीआई के द्वारा ऐड किया गया है, मतलब आरबीआई के द्वारा इसको सहमत मिली है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो गया ये, दूसरा हो गया थोक मूल्य सूचकांक। जो इसका मापन होता है वो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा ही होता है अभी भी, तो ये आप नोट रखिएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है ये 2014 में आरबीआई के द्वारा जोड़ा गया है, मतलब इसको सहमत दी गई है, बट जो अभी तक मापन होता है वो थोक मूल्य सूचकांक से ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी आगे की क्लास कल लूंगा, जिसमें कल लगभग टॉपिक आपके सारे इकोनॉमिक्स से खत्म हो जाएंगे। बाकी जो बचेगा बस उसके बाद मेरे ख्याल से एक और लेक्चर रहेगा जिसमें थोड़ा सा बजट वगैरह के बारे में डिस्कस करूंगा जो इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद फिर ज्योग्राफी को की तरफ या पॉलिटी की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।